इंतखाबी जंग का दौरा है और आज पहले मरहले के तहत बंगाल में पोलिंग हो रही है, तो वहीं आसाम में भी आज पहले मरहले के तहत पोलिंग हो रही है। अगर बंगाल की बात करेंगे तो बंगाल में आज 30 सीटों के लिए इंतखाबात हो रहे हैं। सुबह सवेरे से ही लोगों का हुजूम देखने को मिल रहा है। कोरोना वबा के दरमियान ये इंतखाबात हो रहे हैं और ऐसे में खवातीन भी बढ़ चढ़ कर इस इंतखाबात में हिस्सा लेती हुई दिखाई दे रही हैं। जो इस वक्त की तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, पोलिंग बूथ की तस्वीरें हैं जहां पर लोग पहुंच रहे हैं वोटर ID कार्ड लेकर और लाइनों में लग रहे हैं। इस बीच अगर कोरोना गाइडलाइंस की बात करें तो कोरोना गाइडलाइंस पर सख्त अमल किया जा रहा है। मगरबी बंगाल के 5 अजला के 30 सीटों पर आज वोटर अपने हक राय दही का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। ज्यादातर जो अजला हैं वो हसास करार दिए गए हैं। अगर पुरुलिया की बात करेंगे तो नक्सल मुतासर इलाका है, यहाँ पर सख्त सिक्योरिटी बंदोबस्त के बीच आवाम पोलिंग स्टेशन पर पहुंच रहे हैं। चूंकि गर्मी का भी वक्त है और बंगाल में गर्मी उरूज पर है, तो वहीं इलेक्शन की गर्मी भी उरूज पर देखी जा रही है। और इसी बीच पहला मरहला भी आ गया है। पहले मरहले के तहत सुबह 7 बजे से पोलिंग स्टार्ट हो गई है, शुरू हो गई है। 30 अजला माफ कीजिएगा 30 सीटों पर वोटिंग हो रही है, जिसमें 5 अजला आते हैं। और इस बार का इंतखाब काफ़ी अहम है। अगर TMC के लिए बात करें तो TMC के लिए ये इंतखाब काफ़ी अहम माना जा रहा है, क्योंकि उन्हें दोबारा इक़्तिदार पर वापसी का दबाव है उन पर। तो वहीं BJP लगातार टक्कर देते हुए दिखाई दे रही है। इस बीच मगरबी बंगाल से बड़ी खबर आ रही है, जिसका रुख कर लेते हैं। मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात के हवाले से बड़ी खबर। 30 सीटों पर डाले जा रहे हैं वोट। सुबह 7 बजे से ये वोटिंग का अमल शुरू हो चुका है। मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहाँ पर वोटरों की लंबी लंबी कतारें दिखाई दे रही हैं। कोरोना गाइडलाइंस पर भी अमल किया जा रहा है और जिन 5 अजला में आज वोटिंग हो रही है वो दरअसल कई अजला जो हैं हसास माने गए हैं, सेंसिटिव माने गए हैं, लिहाजा वहां पर सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजामात किए गए हैं। तो मगरबी बंगाल इलेक्शन के हवाले से तमाम तर तैयारियां इलेक्शन कमीशन ने पहले ही कर ली थी। इसी वजह से हम ये देख रहे हैं कि 8 मराहिल में मगरबी बंगाल में इंतखाबात हो रहे हैं, क्योंकि 8 मरहलों में जब मगरबी बंगाल में तारीखों का ऐलान हुआ था कि इंतखाबात होंगे, उस वक्त TMC ने इलेक्शन कमीशन को भी तनकीद का निशाना बनाया था कि आखिर हमारी रियासत में 8 मराहिल में इंतखाबात क्यों। इसका जवाब इलेक्शन कमीशन ने यह दिया था कि चूंकि हसास इलाका है और कई तरह के केसेस सामने आए हैं, वाकयात सामने आए हैं, लिहाजा हमें थोड़े थोड़े हिस्सों में इलेक्शन कराना होगा। इसी वजह से 8 मराहिल में इंतखाबात हो रहे हैं। इस बीच हसास इलाके होने की वजह से सख्त सिक्योरिटी बंदोबस्त देखे जा रहे हैं। तो कोरोना वबा के दरमियान ये इंतखाबात हो रहे हैं। इस बीच कोरोना गाइडलाइंस पर SOPs पर अमल किया जा रहा है, लेकिन वो तस्वीरें भी याद होंगी जिस तस्वीरों के जरिए हमने देखा था कि लीडरान पहुंच रहे हैं, लेकिन कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ रही थी। इस बीच वजीर आला ममता बनर्जी ने ट्वीट किया है। वोटरों से ममता ने वोट की अपील की है। जमहूरी हक का इस्तेमाल करने की अपील ममता बनर्जी ने की है। घरों से निकलकर उन्होंने कहा कि वोटिंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें अवाम। तो इस वक्त की बड़ी खबर मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी की तरफ से ट्वीट किया गया है और ये ट्वीट मगरबी बंगाल के अवाम के नाम ममता बनर्जी ने किया है। इस ट्वीट के जरिए ममता बनर्जी ये कहती हुई दिखाई दे रही हैं कि मगरबी बंगाल के अवाम ज्यादा से ज्यादा तादाद पर पोलिंग बूथ पर पहुंचे और अपने जमहूरी हक का इस्तेमाल करें। वजीर आला ममता बनर्जी ने पहले मरहले के तहत आज आवाम को वोट करने की अपील की है। घरों से निकलकर वोटिंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है। तो मगरबी बंगाल इंतखाब में सियासी सरगर्मियां कई महीने कबल से ही शुरू हो गई थी और आज वो दिन आ गया जब तमाम सियासी लीडरान की किस्मत का फैसला आज अवाम EVM में बंद कर देंगे। 8 मरहले में इंतखाबात हो रहे हैं। मगरबी बंगाल में नतीजे 2 मई को आएंगे और 2 मई को लेकर किस तरह से कैंपेनिंग हुई है ये भी हम सबको पता है। तमाम सियासी पार्टियां वार पलटवार करती हुई नजर आई। पहले मरहले के तहत वोटरों से अपील करती हुई ममता बनर्जी देखी जा रही हैं। वजीर आला ममता बनर्जी ने ट्वीट किया है। ट्वीट कर वोटरों से ममता ने अपील की है कि जमहूरी हक का इस्तेमाल करें। इस वक्त 9 बज चुके हैं। सुबह 7 बजे से ही वोटिंग का अमल शुरू हो चुका है। वोटिंग किस तरह से चल रही है, पुराने तरीके से चल रही है या नहीं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के सामने, सिक्योरिटी एजेंसियों के सामने भी बड़ा चैलेंज है, क्योंकि हसास मकामात पर आज पोलिंग हो रही है। हमारी नुमाइंदा शबाना एजाज जुड़ रही हैं, उनसे हम तफसीलात हासिल करेंगे। शबाना, सुबह 7 बजे से वोटिंग का अमल शुरू हो चुका है। सुबह सवेरे हमने देखा कि भारी तादाद लोगों की दिखाई दी पोलिंग बूथ पर। इस वक्त 9 बज चुके हैं, जाहिर सी बात है सूरज भी चढ़ रहा है। ऐसे में लोगों की तादाद क्या वैसी बनी हुई जैसे सुबह थी?
बिल्कुल सना, जैसे आपने कहा कि सूरज भी चढ़ रहा है, यानी गर्मी बढ़ रही है। और बंगाल के इन इलाकों में जहां आज पोलिंग हो रही है वहां गर्मी बहुत ज्यादा होती है। पुरुलिया, बांकुड़ा और पूर्व मेदिनीपुर का ये इलाका है, यहाँ गर्मी शिद्दत की होती है। और यही वजह है कि सुबह के वक्त हमने भीड़ देखी है, जो अभी भी ये भीड़ नजर आ रही है। लोग दूर दराज इलाकों से अपने अपने पोलिंग बूथ पर आ रहे हैं, वोट डाल रहे हैं। और सबसे अहम बात कि जिस तरह से आप देखें कि अपील की गई थी, आज बड़ी तादाद में लोग जो है जो वोटर्स हैं वो आए हैं, यहाँ पर वोट डाल रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि लोगों में अपनी हक रायदही को लेकर बेदारी आई है और लोग इस बेदारी का सबूत दे रहे हैं। खवातीन खड़ी हैं, बुजुर्ग खड़े हैं, नौजवान खड़े हैं, सभी लाइन में खड़े हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। और साथ ही साथ कोरोना गाइडलाइन का भी पूरी तरह से ख्याल रखा गया है। लोग दूरी बनाकर खड़े रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के जो अफसरान हैं वो बार बार बाहर निकलकर लाइन को जो है वो लोगों को डिस्टेंस में रखकर जो है वो लाइन के लिए खड़े कर रहे हैं। तो इस तरह के ख्याल रखा गया है। मास्क पहनने की जो है वो हिदायत दी गई है। तो तमाम तर एहतियाती तदाबीर के साथ, एहतियात के साथ आज वोट डाले जा रहे हैं। और काफी अहम है, बंगाल में 8 मरहले में चुनाव हो रहे हैं और आज पहले मरहले की वोटिंग है। तो एक तरह से जो मिजाज जो इतने दिनों से सियासी लीडरान बनाने की कोशिश कर रहे थे, तो एक तरह से लोगों ने भी अपना सियासी मिजाज बनाया है। और आज जब लोग लाइन में खड़े हैं तो उनको देखकर अंदाजा लग रहा है कि लोगों ने भी जो है वो वोट डालने के लिए आए हैं, अपने हक रायदही का इस्तेमाल करने के लिए आए हैं। और जिस तरह से सियासी सरगर्मियां थी, सियासी हलचल थी, आज उसका फैसला आवाम करेंगे। जिस तरह से लोगों की भीड़ है, जिसे देखकर अंदाजा लग रहा है कि लोग भी बहुत कुछ देखकर सुनकर यहाँ आए हैं। देखा कि मुख्तलिफ मकामात के इलाकों के जो मुद्दे हैं वो सामने आते थे, लेकिन अगर मगरबी बंगाल इंतखाबात की इस मरहले की बात करें या फिर आगे वाले मरहल में हम देखें, वोटर्स को लुभाने के लिए तमाम लीडरान पहुंचते हैं, लेकिन सियासी वार पलट वार चलता है। अवामी मुद्दे बाहर निकल कर नहीं आ पाते। आखिर इस मगरबी बंगाल इलेक्शन की क्या वजह रही कि जो मुद्दे हैं, अवामी मुद्दे हैं, वो छन कर बाहर नहीं आ पाए? देखिए, इलेक्शन में सबसे बड़ी बात होती है, मुद्दों की सियासत होती है। और मुद्दों को लेकर सियासी जमातें, सियासी लीडरान आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर आप इस बार बंगाल असेंबली इलेक्शन के दौरान के इलेक्शन की सरगर्मियां देखें तो बिल्कुल आप सही है कि इस बार मुद्दों की बातें नहीं हुई है, लोगों के मसाइल नहीं सुने गए हैं, लोगों के मेमोरेंडम नहीं लिए गए हैं। पहले तो ऐसा भी देखने को आता था कि लोग वोट बाइकआउट की अपील करते थे कि अगर उनके रास्ते ठीक नहीं किए गए, अगर उनके स्कूल नहीं बनाए गए, अगर उन्हें पानी नहीं पहुंचाई गई तो वोट नहीं डाले जाएंगे। और उसके बाद जो है वो तमाम तर उनको जो है वो उनको सुविधाएं दी जाती थी। लेकिन इस बार उन तमाम जो मुद्दे हैं, जो अवामी मुद्दे हैं, जो इलाकाई मुद्दे हैं, जो मकामी मुद्दे हैं, उन मुद्दों को दरकिनार किया गया। हर पार्टी अपनी अपनी ताकत के साथ, अगर ममता बनर्जी जिस तरह से जख्मी हुई और उन्होंने इस बयान पर लोगों से वोट मांगा कि वो बंगाल की बेटी है और तीसरी बार इक़्तिदार चाहती है, तो बीजेपी पूरी ताकत लगा रही थी कि जिस तरह से लोकसभा इलेक्शन में कामयाबी मिली है, तो ऐसे में अब बंगाल उनका है और वो बंगाल को सोनार बांग्ला बनाएंगे। तो तीसरी जानिब आप देखें कि लेफ्ट कांग्रेस की जो पुरानी सियासी जमीन है बंगाल में, वो उसे हासिल करने की कोशिशों में जुटे थे। तो इन कोशिशों में, इन सियासी लीडरान की, सियासी जमातों की कोशिशों में कहीं ना कहीं अवामी मुद्दे जो है वो पीछे रह गए हैं। तो आज जब लोग वोट डालेंगे तो सबसे बड़ी बात यही देखने को मिलेगी कि लोग किस पर भरोसा जताते हैं, किनके वादों को जो है वो किनके वादों पर वो अपना जो है वो भरोसा जताते हैं। ये बहुत बड़ी बात होगी कि आज जब लोग यहाँ पे वोट डालने के लिए आए हैं तो उन्होंने अपना क्या मन बनाकर आज वोट डाल रहे हैं। बिल्कुल, ये बहुत अहम हो जाता है कि अवाम ने अपने जहन में कौन से ऐसे मुद्दे रखे हैं जो सरकारी नुमाइंदों और सरकार के लीडरों की तरफ से अवाम के सामने नहीं लाए गए, लेकिन उन मुद्दों से गुज़िश्ता 5 सालों उनका सामना होता रहा है। ऐसे में देखना होगा कि अवाम किस पार्टी को और किस उम्मीदवार को अपना मसीहा समझते हैं कि आगे 5 सालों तक वो उनकी खिदमत करता रहे। सवाल यहाँ पर ये उठता है शबाना एजाज की मुद्दे तो सामने नहीं आ पाए, लेकिन उधर अगर हम बात करें ओपिनियन पोल की, तो ओपिनियन पोल किसी एक पार्टी को अक्सरियत दिखाते हुए नहीं बता रहा था। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से एग्रेसिव कैंपेन बीजेपी की तरफ से किया गया, टीएमसी ने उस का सामना किया, ऐसे में क्या लगता है कि ममता बनर्जी के लिए ये चैलेंजिंग भरा इलेक्शन भी है?
बिल्कुल ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि आपको याद होगा कि जब ममता बनर्जी ने पहली बार जब वो बंगाल के इक़्तिदार पर आई थी तो बहुत सारे मुद्दे थे। जमीन आंदोलन था, ठीक है, मुसलमानों की तरक्की के मुद्दे थे, पसमानदगी का मामला था। तो इन तमाम मुद्दों के हल के लिए, इन तमाम मुद्दों को सामने रखकर मसाइल के हल के लिए ममता बनर्जी ने एक नई परिवर्तन की जो बात की थी और लोगों ने उनके परिवर्तन को पर भरोसा जताया था, उनके परिवर्तन के नारे पर भरोसा जताया था। लेकिन इस तरह से ममता बनर्जी के पार्टी में 10 साल रहने के बाद उनके अपने लीडरान, उनके भरोसे वाले लीडरान, उनके वजीरों के बिल्कुल अपने साथ छोड़ गए। आपसे आगे भी जुड़ते रहेंगे। इस वक्त आसाम से हमारे नुमाइंदे भी जुड़ चुके हैं। आसाम में भी आज पोलिंग हो रही है पहले मरहले के तहत, उनसे भी अपडेट ले लें। बेहद शुक्रिया शबाना हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपडेट देने के लिए, लगातार तफसीलात फराहम करने के लिए। आसाम का रुख कर लेते हैं। आसाम में जैसा कि हम जानते हैं कि आज 47 सीटों पर पोलिंग हो रही है। आवाम हक राय दही के लिए पोलिंग बूथ्स पर पहुंच रहे हैं। आसाम की अगर हम बात कर लें तो सुबह सवेरे से ही लोगों का हुजूम पोलिंग बूथ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन इस वक्त क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, अपने नुमाइंदे निलॉय भट्टाचार्य का रुख करेंगे। निलॉय बताइएगा इस वक्त क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और आवाम के जहन में क्या कुछ है मुद्दे हैं जो आज पोलिंग बूथ पर उन मुद्दों को लेकर पहुंच रहे हैं। जी शबाना, सबसे पहले तो मैं आपसे बता दूं कि जिस तरीके से ऊपरी असम या अपर असम में वोट डाला जाता था पहले, उसी तरीके से वही उत्साह, वही उल्लास इस बार भी दिखाई पड़ रहा है। लोग 5 बजे से ही मतदान केंद्र के बाहर लंबी कतारों में खड़े देखने को मिले और 7 बजने के साथ साथ वोटिंग शुरू हो गई। इस बार क्योंकि कोविड के चलते 1 घंटा और स्ट्रेच कर दिया गया है, 6 बजे तक, शाम को 6 बजे तक मतदान किया जाएगा। और दूसरी बात है कि अगर हम मुद्दे जो बता रहे, जो नैरेटिव लेकिन इस बार पॉलिटिकल पार्टीज पहले ही सेट कर दिया है कि अगर पहली चरण की अगर मतदान देखें तो 47 सीटों पर मतदान हो रही है। वहां पे अगर मुद्दे की बात करें तो निश्चित रूप से चाय बगीचा के जो बगीचों में काम कर रहे जो मजदूर हैं, उनकी जो मेहनताना है वो एक बहुत बड़ा मसला है और ये मुद्दा कांग्रेस की तरफ से है। और दूसरी बात है कि जो एंटी CAA या का के खिलाफ जो एक सेंटीमेंट है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर हम डिब्रूगढ़ जिले की बात करें, डिब्रूगढ़, तिनसुकिया, जोरहाट, शिवसागर, गोलाघाट और अगर हम लखीमपुर धेमाजी की बात करें तो इन सारे जिलों में एंटी का सेंटीमेंट एक बहुत बड़ा इशू करने की कोशिश किया जा रहा है, जिसका निगेट जिसको बीजेपी करते आ रही है। बीजेपी का कहना है कि 2019 में लोग जब का खिलाफ के साथ खड़े नहीं हुए तो इस बार निश्चित रूप से 2021 में के खिलाफ यहाँ की जो आवाम है, यहाँ की जो मतदाता है वो इस सेंटिमेंट के साथ नहीं खड़े होंगे। बनस्पत लोग उन्नति, प्रगति और विकास के साथ खड़े होंगे। और इसी मुद्दे के साथ राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह कई बार आए, कई मीटिंगों में यही कहते रहे कि ब्रिज यहाँ पे बनाया गया है, यहाँ पे अस्पताल बनाया गया है, एम्स आ रहा है, सड़कें हर गली कूचे में सड़कें वहाँ पे कंक्रीट हो चुका है। तो निश्चित रूप से इन सड़कों पे जब लोग चल के अपने मतदान केंद्र तक जाएंगे तो जहन में यही होगा कि उन्नति चाहिए, घर के सामने बिजली चाहिए, पानी चाहिए, सड़क चाहिए। और अगर चाय बागीचों की बात करें तो बीजेपी का कहना है कि 2015 में इनकी मेहनताना 30 रुपये बढ़ा दिया गया था और 2021 में फिर से 50 रुपये बढ़ा दिया गया, तो कुल मिला के 80 रुपया इनकी मेहनताना बढ़ा दिया गया है। 167 से लेकर 2015 तक इनका मेहनताना अब है। तो निश्चित रूप से ये एक हर्ष की बात है, ये एक मोटिवेटिंग फैक्टर है। अगर चाय बागीचे की बात करें तो चाय बागीचे की जो 47 सीट है उसमें से करीबन 28 सीट ऐसे हैं जहां पे चाय बागीचों की वोट का खासा प्रभाव है या सीधा प्रभाव है। 10 सीट और इसके साथ जुड़ सकते हैं जहां पे आंशिक रूप से एक इनका प्रभाव होगा। तो 47 में से 37 सीट्स ऐसे हैं जहां पे चाय बागीचों के वोट उनका जो कैंडिडेट है उनका भाग्य निर्धारण करेंगे। अब तक हम बात करें तो बिल्कुल नीला, लेकिन आपसे हम सवाल करेंगे, इस वक्त रोकना चाहेंगे। इस बीच बड़ी खबर आ रही है मगरबी बंगाल के हवाले से, जिसका रुख कर लेते हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको मगरबी बंगाल के हवाले से दे रहे हैं कि टीएमसी का वक्त इलेक्शन कमीशन से मुलाकात करेगा। ये मुलाकात दरअसल इसलिए होगी क्योंकि टीएमसी कारकुनान ने इल्जाम लगाया है कि रामनगर में इंतखाबी ज़ाब्ते इखलाक की खिलाफ वर्जी हुई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, इलेक्शन कमीशन से
शिकायत करने के लिए टीएमसी का वफ्द जाएगा। बीजेपी वर्करों की जानिब से पोलिंग बूथ के बाहर खलल डालने का इल्जाम टीएमसी के कारकुनों ने लगाया है और इसी इल्जाम के साथ इलेक्शन कमीशन से शिकायत करने के लिए टीएमसी का वफ्द जाने वाला है। टीएमसी ने इल्जाम लगाया है कि रामनगर इंतखाबी ज़ाब्ते इखलाक की खिलाफ वर्जी वहां पर देखी गई है। वहां पर बाहर कुछ लोगों ने इंतखाबी अमल में, जो कि बीजेपी के कारकुनान हैं, उन्होंने रखना डाला। इस वक्त आपको रद्द-ए-अमल सुनाते हैं। 2 मई को बंगाल में तृणमूल की सरकार बनाएगी। बंगाल की बेटी बंगाल के गद्दार को नंदीग्राम में हराएगी। मोदी शाह और उनके टूरिस्ट गैंग के अन्य सदस्यों के साथ हर संस्था को नष्ट करने की कोशिश वो लोग करते रहेंगे। बंगाल की महिलाएं अपने तरीके से साड़ी पहनती है और पहनती रहेंगी। तो डेरेक ओब्रायन की तरफ से कहा जा रहा था कि लगातार बीजेपी कारकुनान और बीजेपी लीडरान की तरफ से जो जमहूरी अमल है उसमें रखनाअंदाजी की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम उसका जवाब देते रहेंगे। इस बीच खबर ये आ रही कि रामनगर में इंतखाबी ज़ाब्ते इखलाक की खिलाफ वर्जी का इल्जाम टीएमसी कारकुनों ने बीजेपी पर लगाया। ईवीएम के साथ छेड़छाड़ का इल्जाम लगाया गया है। टीएमसी का वफ्द इलेक्शन कमीशन से मुलाकात करने के लिए इसलिए पहुंचेगा और बीजेपी वर्करों की जानिब से पोलिंग बूथ के बाहर खलल डालने का टीएमसी के कारकुनान ने इल्जाम लगाया, जिसके बाद टीएमसी का वफ्द जाएगा इलेक्शन कमीशन से इस पूरे मामले की शिकायत करने के लिए। चलिए एक बार फिर से रुख कर लेते हैं हमारे नुमाइंदे निलॉय का, जो कि आसाम से जुड़े हुए हैं। आसाम की हर सीट के हवाले से जहां पर आज पोलिंग है, यानी 47 सीटों के हवाले से बारीकी से तफसीलात वो हमें फराहम कर रहे हैं कि आवाम के मुद्दे क्या हैं और सियासी पार्टियों ने किन किन मुद्दों से आवाम के नजदीक पहुंचना चाहा। अब सवाल ये उठता है कि सर्बानंद सोनोवाल के लिए ये इंतखाब, जैसा कि निलॉय हम जानते हैं कि लिटमस टेस्ट भी नहीं, बड़ा इम्तिहान उनके लिए माना जा रहा है कि सत्ता में वो वापसी कैसे कर पाएंगे। अब सवाल ये भी है कि उनकी सीट तो उन्हें आज बचानी ही है, जैसा कि कई हाई प्रोफाइल लीडर जिसमें सर्बानंद सोनोवाल भी हैं, उनके भी इंतखाबी इलाके में आज पोलिंग हो रही है, तो उनको तो अपनी सीट तो बचानी है, साथ ही साथ रियासत में फिर से काबिज होना है। इसके लिए बड़ा प्रेशर होगा, बड़ा दबाव होगा। निश्चित रूप से आप देख सकते हैं कि इनकम्बेंट सरकार है बीजेपी की सरकार और सर्बानंद सोनोवाल माजुली से लड़ रहे हैं। माजुली में उनके पक्ष में वेव है, ये तो निश्चित रूप से है, लेकिन बीजेपी वैसे 28 एमएलए को फिर से इस बार टिकट दिए हैं जो इस बार लड़ रहे हैं। अब बात है कि इनका सीट सुरक्षित करना और बीजेपी को यहाँ पे पिछले बार जो अलायंस को मिला के इनको 37 सीट मिले थे, उससे संख्या उनको थोड़ा सा बढ़ाना होगा। बढ़ाना इस वजह से होगा क्योंकि जो ग्रैंड अलायंस की बात है, कांग्रेस, एआईयूडीएफ, लेफ्ट पार्टीज, इनकी जो अलायंस है और बीपीएफ बोडोलैंड में, इनकी जो अलायंस की बात है, वो अलायंस अभी जो पहले चरण के जो चुनाव है इसमें निश्चित रूप से अगर कोई प्रभाव इतनी खास तरीके से नहीं भी दे सके, लेकिन दूसरी और तीसरी चरण में ग्रैंड अलायंस का प्रभाव बहुत बड़ी तरीके से दिखाई पड़ सकता है। खास तरीके से अगर निचली असम की बात करें, जो धुबरी, कोकराझार, ग्वालपाड़ा, मोरीगांव, इन सब जिलों की बात करें और बराक घाटी में अगर 15 सीटें हैं, उन 15 सीटों में से बीजेपी को पिछली बार 8 मिला था, क्योंकि इस बार पोलराइजेशन की बात हो रही है, फ्रेगमेंटाइजेशन की बात हो रही है, हिंदू और माइनॉरिटी वोट अलग अलग स्टैंड पॉइंट की बात हो रही है, तो निश्चित रूप से बराक घाटी में भी बीजेपी को एक वहाँ पे भी चैलेंज है। तो इन सारे चैलेंज को अगर निगेट करना है और बीजेपी जिस तरीके से कह रहे हैं कि 100+ उनका मिशन है, उस 100+ मिशन या एटलीस्ट अगर 64 जो मैजिक फिगर है उस तक अगर पहुंचना है, तो निश्चित रूप से ऊपरी असम में या आज जहां पे चुनाव हो रही है वहां पे उनकी स्थिति बरकरार और उससे सुधार करने का बहुत ही सख्त जरूरत है। अगर फिर से मैं अगर वापस आता हूं कि चाय बागीचे में आप देख सकते हैं, आप पिछले जो चुनावी प्रचार के दौरान प्रियंका गांधी जिस तरीके से चाय बागीचों में गई, वो वहां पे जाके पत्ते वहाँ पे तोड़ी और उसके बाद चाय बागीचों के श्रमिकों के घर में जाके चाय पी। राहुल गांधी चाय बागान के बीच में बैठ के अपने लंच लिए बागानों के श्रमिकों के साथ। तो अपने साथ जुड़ने की जो एक उनकी मुहिम है, वो मुहिम एक सोची समझी बहुत स्ट्रेटेजिक प्लान है। भूपेश बघेल चीफ मिनिस्टर छत्तीसगढ़, वो भी यहाँ पे बिल्कुल, और यही वजह है कि हमने देखा कि प्रियंका गांधी जब खिताब कर रही थी तो उस वक्त ये कहती हुई दिखाई दी कि चाय बागान में जो मजदूर रहते हैं उनके हाथ में छाले पड़ जाते हैं पत्तियां तोड़ते। तो
कहीं ना कहीं एक जो सेंटिमेंट है उसे भी छूने की कोशिश की गई और ये कांग्रेस की तरफ से दिखाया गया कि हम चाय बागान के लोगों के साथ हैं जो मेहनत करते हैं और उन्हें उनका फल नहीं मिल पाता। इसके अलावा अगर नीलॉय क्योंकि माजुली से सर्बानंद सोनोवाल इंतखाबी मैदान में, अगर रिपुन बोरा की बात कर लें, इसी तरीके से कई और हाई प्रोफाइल सीट्स हैं जहां पर कांटे की टक्कर है, उसकी तफसीलात आखिरी सवाल आपसे पूछ रहे हैं। जी देखिए, हाई प्रोफाइल क्या, अगर हाई प्रोफाइल लीडरों की बात करें और कैंडिडेट की बात करें तो निश्चित रूप से सर्बानंद सोनोवाल के अलावा एजीपी के प्रेसिडेंट अतुल बोरा जो यहाँ की कृषि मंत्री है, बोकाघाट कॉन्स्टिट्यूंसी से वो लड़ रहे हैं। फॉर्मर लीडर ऑफ अपोजिशन देवव्रत सैकिया है, वो नादिरा से लड़ रहे हैं, रिपुन बोरा गौपुर से लड़ रहे हैं, और दो दल है जिसका बात जिक्र मैं करना चाहूंगा जाने से पहले कि ये जो एंटी का मुहिम था, एंटी का मुहिम से असम के जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है वहां पे दो नए राजनीतिक दल का जन्म हुआ है। एक है एजेपी और दूसरा है राइजोर दल। अब एजेपी और राइजोर दल एंटी का सेंटीमेंट या असमिस सेंटीमेंट या इंडिजिनस सेंटीमेंट से वो चुनाव लड़ रही है। एजेपी का जो प्रेसिडेंट है लुरिन ज्योति गोगोई, जो प्राक्तन आसू का प्रेसिडेंट था, ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन का प्रेसिडेंट था, वो लड़ रहे हैं नाहरकटिया और दुलियाजान से। और अखिल गोगोई जो अब गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में हॉस्पिटल में है, वो सलाखों के पीछे है। एंटी का एजिटेशन के दौरान उनकी जो भूमिका रहे हैं वो एनआईए के द्वारा वो अरेस्ट किए जा चुके हैं, तो वो लड़ रहे हैं शिवसागर से। अब ये जो दल है राइजोर दल और एजेपी, उनका प्रभाव कितना हो सकता है? अगर वो नहीं भी जीतते हैं तो भी उनकी कैंडिडेट कितने वोट तोड़ने में मददगार साबित बिल्कुल, इन होते हैं। तमाम चीजों पर नजर रखने की बेहद जरूरत है। आगे भी नीलॉय आपसे जुड़ते रहेंगे, बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हैवी वेट लीडर के हवाले से जो कंटेस्टेंट हैं उनके हवाले से तफसीलात देने के लिए बेहद शुक्रिया। आगे भी आपसे हम जुड़ते रहेंगे। फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं और मगरबी बंगाल का रुख कर लेते हैं। मगरबी बंगाल से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी ने टीएमसी पर पलटवार किया है। अब इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वार का पलटवार करने में ज्यादा देर दोनों पार्टियां नहीं लगा रही हैं। बीजेपी के लीडरान ने टीएमसी पर पलटवार किया है। इससे पहले हमने आपको खबर दी थी कि टीएमसी ने इल्जाम बीजेपी पर लगाया, जिसका जवाब अब बीजेपी ने बहुत ही जल्द दे दिया। टीएमसी पर इंतखाबात को मुतासिर करने का इल्जामात लगाया है। बीजेपी के लीडरान ने वोटरों को रोकने का इल्जाम लगाया है, वोटरों में खौफ पैदा करने का इल्जाम बीजेपी की तरफ से लगाया गया। कुछ देर पहले आप डेरेक ओब्रायन जो कि टीएमसी के बड़े लीडर हैं, कद्दावर लीडर हैं, उनकी तरफ से कहा जा रहा था कि बीजेपी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनसे छेड़छाड़ करती है, लिहाजा बीजेपी ने टीएमसी पर पलटवार किया है और पलटवार करते हुए कहा है कि वोटरों में खौफ पैदा कर रही है टीएमसी। बीजेपी का टीएमसी पर पलटवार, टीएमसी पर इंतखाबात को मुतासिर करने का इल्जाम। इससे पहले अगर हम बात करें तो टीएमसी ने दरअसल इल्जाम क्या लगाया था, एक बार फिर से आपको बताते हुए चले कि टीएमसी ने इल्जाम ये लगाया था कि रामनगर में इंतखाबी ज़ाब्ते इखलाक की खिलाफवर्जी का इल्जाम हम लगा रहे हैं, यानी टीएमसी लगा रही है। ईवीएम के साथ छेड़छाड़ करने का इल्जाम लगाया था, जिसके बाद आपको बता दें कि बीजेपी ने पलटवार किया। और इस बीच बड़ी खबर मिदनापुर से आ रही है, टीएमसी उम्मीदवार पर हमला हुआ है, नामालूम अफराद ने हमला किया है। सुशांता घोष बताया जा रहा है इनका नाम, जिन पर हमला किया गया है। गढ़बेता असेंबली से ये उम्मीदवार बने हैं और इन पर हमले की खबर है। तो इस वक्त की बड़ी खबर मगरबी बंगाल इंतखाबात की ये तारीख रही है कि जब भी वहां पर इलेक्शन होते हैं तो इलेक्शन पुरतशद्दुद भी होते हैं, जिसकी ताज़ा मिसाल मिदनापुर में देखी जा रही है। टीएमसी उम्मीदवार पर यह हमला हुआ है जिनका नाम सुशांता घोष बताया जा रहा है। नामालूम अफराद ने हमला किया है। एक तरफ वार और पलटवार जारी है तो दूसरी तरफ हमले की भी खबर मिदनापुर से सामने आ रही। सुशांता घोष जो कि टीएमसी के उम्मीदवार हैं, उन पर हमले की खबर है। टीएमसी उम्मीदवार पर यह हमला हुआ है। ऐसा पहली बार नहीं, हर बार जब इलेक्शन होते हैं तो हमले की खबरें और इलेक्शन पुरतशद्दुद होते हुए भी देखे जाते हैं। और इसकी मिसाल आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं तस्वीरें। हमला करने वाला शख्स पीछे है, टीएमसी उम्मीदवार हैं जिनका नाम सुशांता घोष है, जिन्हें आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। इन पर हमला करने की कोशिश की गई, धक्का मुक्की इनसे करने की कोशिश की गई, जो कि टीएमसी उम्मीदवार हैं। मिदनापुर से आपको खबर दे रहे हैं, जो कि गढ़बेता असेंबली से ये उम्मीदवार बनाए गए हैं और इनसे धक्का मुक्की की गई। हालांकि नामालूम अफराद ने हमला किया है
ये फर्द कौन है जिसने हमला किया है, जिसकी तस्वीरें टीवी स्क्रीन में देखी जा सकती हैं। अब इस हवाले से हो सकता है कि टीएमसी शिकायत भी करे, क्योंकि कुछ देर पहले हमने देखा था कि वोटरों को और रखना अंदाजी जमहूरी अमल में करने का बीजेपी पर टीएमसी ने इल्जाम लगाया था। और अब खबर ये आ रही है कि मिदनापुर में नामालूम फर्द की जानिब से मिदनापुर के एक गढ़बेत असेंबली हलके से सुशांता घोष पर हमला किया गया है। तो आसाम में 47 सीटों पर आज पोलिंग हो रही है, तो वहीं बंगाल की अगर बात करेंगे तो बंगाल में 30 सीटों पर पोलिंग हो रही है, जिसकी तस्वीरें सुबह से हम आपको वक्तन फवक्तन दिखा रहे हैं। इसी तरह आगे भी दिखाएंगे। 10 बजे आपसे होगी मुलाकात। छोटे से ब्रेक के बाद आपसे कई खबरों के साथ और इलेक्शन की ब्रेकिंग्स के साथ, न्यूज के साथ जल्द लौटेंगे। आदाब।